नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम कानून की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको ख़ास तौर पर जो आवाम है और ख़ास तौर पर आवाम में भी जो ख़वातीन हैं उन्हें उनके कानूनी हुकूक से वाकिफ़ करवाते हैं। और इसका मकसद यही है हमारे प्रोग्राम का कि आम लोगों को कानून की जो कमज़ोरियाँ हैं उससे वाकिफ़ करवाएं या फिर कानून का जो बेजा इस्तेमाल किया जाता है उससे वाकिफ़ करवाते हुए उनमें शऊर बेदार किया जाए। लेकिन जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस का सवाल है या घरेलू तशद्दुद का सवाल है, तो आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिसकी आबादी 145 करोड़ से तजावुज़ कर गई है और जिसकी आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, वो बहुत ज़्यादा इस घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक मुस्लिम माशरे का सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक बेहतर हो, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ, अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन रवैया यानी रवा रखता हो। तो अगर आप इस हदीस पर अमल करें तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम माशरे में बीवियों पर जो मज़ालिम हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, वो हो ही नहीं पाएंगे और किसी को इस बात का हक़ नहीं पहुँचेगा कि वो हम पर उंगली उठाए या हम पर तनकीद करें। तो बहरहाल इस प्रोग्राम के में हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह मुल्की मशहूर मारूफ एडवोकेट फैज़ानी हुसैन को मदऊ करते हैं, उनसे सवालात करते हैं और आपको बताते हैं मुख्तलिफ क़वानीन के बारे में। तो बहरहाल पहला जो एपिसोड हमारा था आर्टिकल यानी सेक्शन 125 से मुतालिक था, मेंटेनेंस यानी नान और नफ़क़ा से मुतालिक था। फिर उसके बाद हमने आपको 498A के बारे में बताया। आज भी हम आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हर कोई ये समझता है कि 498A जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और हकीकत ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है और यही फ़र्क के बारे में हम बात करेंगे मोहतरमा फैज़ानी हुसैन से। जी देखिए, सबसे पहले तो क्लियर करना चाहेंगे कि जो हमारी सरकार की तरफ से औरतों को राइट्स दिए गए हैं 3 रेमेडीज। सो पहला तो 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का दिया गया है ना, जो अब नया सेक्शन हो गया 144 BNSS, ठीक है। हाँ, जी, क्योंकि नया एक्ट उसके लिए आ गया है। दूसरा जो है 498A IPC इंडियन पीनल कोड, उसमें जो था कि उस टाइम में जो था बहुत ज़्यादा औरतों पे तशद्दुद हो रहा था और उनको मारा पीटा जा रहा था, बहुत सारी औरतों ने परेशान आके खुदकशी कर ली। सो ये सब जो चीज़ हो रहा था, तो IPC में इंडियन पीनल कोड में उस समय सरकार ने 498A इंक्लूड करा, जिसमें 3 साल की पनिशमेंट का उन्होंने प्रावधान भी रखा। लेकिन और फिर भी नहीं रुका, तब 2005 में जो था ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। जी। अब फर्क क्या है 498A और डोमेस्टिक वायलेंस में? देखिए, पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस, हम अपने दर्शकों को ये कॉपी है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, ये आप देख लें, 2005 में ये एक्ट आया है। जी। इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, अब डिफरेंस जानते हैं। जी। 498A में देखिए जो है सिर्फ मैरिड वुमेन, उसमें ये कैटेगरी है जो शादीशुदा औरतें हैं, तो अगर उसके ऊपर जो है उसका शौहर या शौहर के घर वाले अगर ज्यादती कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, किसी तरह से डाउरी डिमांड कर रहे हैं, तो जो है वो थाने जा सकती है, कंप्लेंट देगी। कंप्लेंट पे जो है पहले काउंसलिंग होगी। अगर कंप्लेंट पे बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशन है कि मान लीजिए उसको तेल जाल के जलाने की कोशिश करी, छत से धक्का दे दिया या छुरी मार दी, ऐसा सीरियस एलिगेशन है, तब तो इमीडिएट FIR हो जाती है। और अगर सीरियस एलिगेशन नहीं है, जनरल एलिगेशन है, तो कंप्लेंट पे जो है पहले 3 महीने काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग पे भी अगर उनका मामला आपस का मियां बीवी का और ससुराल वालों का और बीवी का नहीं सुलझता है और ससुराल वाले बाज नहीं आते हैं, तब फिर वो DCP के पास भेजते हैं। फिर DCP जब सैंक्शन देते हैं तब उसमें जो होता है फिर ही FIR में वो कन्वर्ट होती है, कंप्लेंट इस तरह से प्रोसीड होती है। जी। फिर उसके बचाव में जो होता है, लड़के वाले और लड़के के घर वाले, हस्बैंड और हस्बैंड के घर वाले अपनी एंटिसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत लगाते हैं। जी। जो कि आपको मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगानी होती है, सेशंस कोर्ट में बेसिकली। एंड अगर वो नहीं तो आप 482 CRPC जो कि आप 528 BNSS सेक्शन बन चुका है, तो उसमें सीधे आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं तो आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन भी लगा सकते हैं अपने कंसर्न हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट को पावर है कि सीधे FIR कैंसिल कर दे, FIR क्वाश कर दे। लीगल लैंग्वेज में हम लोग क्वाश बोलते हैं, बट जनता में FIR कैंसिलेशन बोलते हैं। तो उसकी पिटीशन लगा देते हैं। तो हाई कोर्ट अगर इमीडिएट जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अगर उनको, क्योंकि 482 CRPC जो कि नया सेक्शन है 144 BNSS, उसमें बहुत इनहेरेंट बहुत वास्ट पावर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं।
तो उस समय वो लगा देते हैं कि भाई अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, सो इसलिए इमीडिएटली हम इसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब तक नो अरेस्ट, कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट नहीं करेगी जितने भी लोग नामजद है एफआईआर में। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तब चार्जशीट को पूरा देख के फिर बहुत सारे पिटीशंस पे जो है हाई कोर्ट जो है एफआईआर कैंसिल कर देती है, क्वाश कर देती है। तो ये होता है। अच्छा, अब आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब सरकार ने जब देखा कि औरतों पे जो है वो ज्यादती नहीं कम हो रही है, ना सिर्फ मैरिड वुमेन जो शादीशुदा औरतें हैं वो भी अपने घर में ज्यादती सह रही हैं, उसके अलावा भी जो माँ है, जो बेटी है, जो बहन है, वो भी अपने घरों में जो है मतलब अपने फैमिली वाले घर में, अपने माँ बाप वाले घर में भी वो जो है उनको ज्यादती सहनी पड़ रही है। तब ये एक्ट आया। इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें मैरिड वुमेन की कंडीशन नहीं है, इसमें क्लियर कहते हैं एनी वुमेन। अच्छा, ठीक है, एनी वुमेन, हाँ, एनी वुमेन में जो है माँ बहू बेटे के अगेंस्ट में भी पिटीशन डाल सकती है, कंप्लेंट डाल सकती है, बहन जो है भाई भाभी के अगेंस्ट में भी कंप्लेंट डाल सकती है। अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है आप अगर ब्लड रिलेशन से कनेक्टेड हैं वो भी डाल सकते हैं, ब्लड रिलेशन यानी कि बहन भाई भाभी पे डाल सकती है। ठीक है, माँ अगर ब्लड रिलेशन हो गया, सही बात है, तो माँ जो है अपने बेटे बहू के अगेंस्ट में या दामाद और बेटी के अगेंस्ट में वो भी डाल सकती है। ठीक है, और तीसरा इसमें ये हो गया है, एक कंडीशन और होनी चाहिए, शेयर्ड हाउस होल्ड। अच्छा, शेयर्ड हाउस होल्ड में आप रहे हो, मतलब एक घर में एज जॉइंट फैमिली रहे हो, ये कंडीशन जरूरी है। 498 में ये कंडीशन जरूरी नहीं है। अच्छा। इसमें 498 में इसीलिए लड़की वालों को ये मिल जाता था कि मामा मामी चाचा चाची ताई दूर के रिश्तेदारों को भी सबको वो नामजद कर देते थे एफआईआर में। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, सबको नामजद नहीं कर सकते। जो शेयर्ड हाउस होल्ड यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली के तौर पे आप उस घर में जितने लोग रह रहे हैं आप उतने ही लिमिटेड लोगों के अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल सकते हैं। हाँ, उतने लिमिटेड। अगर आपके साथ में सास ननद देवर भाभी रह रहे हैं तो बस 4 जने को आप फंसा सकते हैं, उतनों को ही अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल सकते हैं। जिनके साथ आप घरों में नहीं रही हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, उनके अगेंस्ट में आप मतलब वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहे नहीं, जिनके साथ में आपने घर नहीं शेयर करा, तो आप कैसे डालेंगे प्रैक्टिकली कंप्लेंट, है ना। अच्छा, 498 में ये प्रोविजन था कि जहां पे लड़की का मायका हो वहां पे एफआईआर लिखा सकती है ना। दूसरा, वो जहां पे रह रही हो खुद वहां पे एफआईआर लिखा, मतलब जहां शादी हुई हो वहां पे एफआईआर लिखा सकती है। या फिर जो है जहां पे वो लास्ट मियां बीवी एज मैट्रिमोनियल हाउस में रहे हैं तो उस जगह एफआईआर लिखा सकती है। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये नहीं है कि आप रह तो मान लीजिए दिल्ली में रही हैं या रह रही हैं हैदराबाद में, है ना, और ओरिजिनली आप कहीं आंध्र प्रदेश के किसी दूर गांव में जाके रहने वाली हैं, तो 498 में तो आपको ये फायदा है कि आप वहां जाके लगा लें, तो लड़का बेचारा परेशान होता रहेगा, उसके घर वाले भी परेशान होते रहते हैं कि यहाँ से लेके वहां तक भाग भाग के जाएं, हर डेट पे ऑफिस से छुट्टी ले, ये अपने आप में एक हरासमेंट है। और 2-2, 3-3 साल वो इसी तरह से हरास होता रहा। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है एक ये क्लियर कट बात कही गई है कि जहां भी आपका शेयर्ड हाउस होल्ड है, समझ लीजिए कि आप यहाँ एबट्स में रह रही हैं, तो जो आपका एरिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है आप वहीं जाएंगी। एरिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ने हर जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं एरिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उन्होंने एक प्रोटेक्शन ऑफिसर वहां पे अपॉइंटेड होता है सरकार की तरफ से। ठीक है, आपके साथ में अगर किसी भी तरह की ज्यादती हो रही है, घर में मारापीटी हो रही है, तो आप सबसे पहले अपने एरिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के उसमें पता करेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, उनको अप्रोच करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या आपके साथ में ज्यादती हो रही है। जी। उसके बाद जो है फिर वो जो है फिर आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, आपके डोमेस्टिक वायलेंस के राइट्स आपको बताएंगे कि आप क्या क्या इसमें क्लेम कर सकती हैं। फिर एप्लीकेशन बनवा के DIR कहलाती है, डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफिसर वो तैयार करते हैं इन्वेस्टिगेट करके। उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट के आगे सबमिट करते हैं, तब मैजिस्ट्रेट दूसरे साइड को नोटिस इश्यू करती है। फर्क देखिएगा, उसमें सीधे वारंट इशू होता है, इसमें जो है नोटिस इश्यू करती है, दूसरी साइड भी आती है, फिर वो अपना पक्ष रखती है, अपना पिटीशन रखती है। अच्छा, फर्क ये है 498 में जो है स्त्री धन आर्टिकल्स आपको वापस दिलाए जाते हैं, जो आपके स्त्री धन। लेकिन 498 में आपको ये प्रोविजन नहीं है कि कोर्ट जो है एक मैजिस्ट्रेट आपको महाना खर्चा बांध देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ये तो कह देगा कि इनके स्त्री धन आर्टिकल्स जो है दहेज का सामान जो है इनको वापस करो। ठीक है, अगर नहीं वापस करा तो आप जेल जाओगे या आपकी बेल कैंसिल होगी, आपको बेल नहीं ग्रांट होगी, इस तरह से कह सकते हैं। बट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है आपका ये प्रोविजन है कि आपको कोर्ट को पावर्स है, आप मॉनेटरी रिलीफ मांग सकते हो। 3-4 तरह के इसमें आप मांग सकते हैं। मॉनेटरी रिलीफ मांग सकते हैं, कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, चाइल्ड कस्टडी मांग सकते हैं, रेजिडेंस ऑर्डर मांग सकते हैं। जी।
ठीक है। 498A में रेजिडेंस ऑर्डर मैजिस्ट्रेट नहीं पास कर सकता। अच्छा। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है रेजिडेंस ऑर्डर ये होता है, सबसे पहले तो देखिए सेक्शन 12 में एप्लीकेशन डालेंगे आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के साथ में मिलके, है ना। जब आपकी सेक्शन 12 में एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के आगे पहुंचेगी, फिर वो नोटिस दूसरी साइड को इशू करते हैं। अब सेक्शन 12 में आप जो है रेजिडेंस ऑर्डर मांग सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर ये कहलाएगा कि मुझे इन लोगों ने मारा पीटी करी है मेरे साथ में, और सीरियस इंजरीज आई हैं, मेडिकल भी देखा जाएगा आपका, ये सब चीज़ें जितने एलिगेशन है आपके से ज्यादती हो रही है वो सब आप लिखेंगे, और कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगे कि इनसे मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। उसमें क्या होती है, कोर्ट दूसरे साइड को बुला के उनको प्रोहिबिट करती है, यानी कि रोकती है, धमकी देती है। हाँ, कि आप इनको तंग नहीं करोगे, और इस तरह से बहुत से केसेस में तो हस्बैंड को घर में एंटर होने से भी मना कर देते हैं। एक सवाल मैं करता हूँ, जैसा कि आपने जिक्र किया है, 4 चीज़ें आपने बताई है। एक तो रेसिडेंस ऑर्डर की बात की है, तो ये रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है? क्या जिस खातून को हिरासत किया जाता है उससे उसके घर में रहने की इजाज़त मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। देखिए सेक्शन 17 क्लियर कहता है, ये अपना थोड़ा सा दर्शकों के लिए हम पढ़ना चाहेंगे। पढ़िए जी। जी जी। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same. बहुत अच्छी बात कही है। दूसरी बात बताइए आप। हाँ। एक तो रेसिडेंस का हमने जो हमारे नाज़रीन हैं वो तो हमने क्लियर कर दिया है, और वकील साहबा ने बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498A में और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में क्या फ़र्क है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक्ट है 498A 1983 में मुतारिफ करवाया गया था, जबकि ये 2005 में किया, और फ़र्क आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा। लेकिन एक बात यह है कि आपने 4 चीज़ें बताई, एक तो रेसिडेंस ऑर्डर बताया, एक तो प्रोटेक्शन ऑर्डर बताया, अब तीसरा और चौथा बताइए। तीसरा है मॉनेटरी रिलीफ, यानी कि आपको पैसे से जो राहत पहुंचाई जाए। हाँ, राहत की महीना का खर्चा उन्होंने बांध दिया, कोर्ट ने बांध दिया कि 25,000 रुपये महीना इनको दो, ऐसे करके इस तरह से, और या फिर जो है एक लमसम अमाउंट उनको दे दिया। और चौथा जो है आप ये भी मांग सकते हैं कस्टडी ऑर्डर, मतलब कि बच्चे की कस्टडी भी, कि अगर ससुराल वालों ने बच्चा रख लिया है, सब आपको मार पीटी के निकाल दिया है ना, अगर आप शादीशुदा, सपोज बहू ने रागा डाला है तो ठीक है, अगर ननद है, बेटी है, तो उनका तो खैर नहीं अप्लाई होता, लेकिन अगर जैसे शादीशुदा औरतें और जैसे बहू रह रही हों और उनसे उनका बच्चा छीन के रख लिया, उन्हें निकाल दिया, तो वो बच्चे की कस्टडी भी सेक्शन 21 में मांग सकती हैं। अच्छा। ठीक है, तो सेक्शन 12 में एप्लीकेशन डालेंगे, सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर लेंगे, अच्छा, सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस ऑर्डर का भी थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे तो डेफिनेशन से आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Restraining the respondent from dispossessing or in any other manner disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household. Shared household is important है. Whether or not the respondent has a legal or equitable interest in the shared household. ठीक है, इसमें rented और own premises दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा पावर दिए, डायरेक्टिंग द रेस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, कि यानी कि अगर जो मेल पर्सन है अगर वो ज्यादा मारा पीटी ज्यादा कर रहा है तो उसको बैन कर देगी उसी के घर में घुसने से। अच्छा। आप नहीं घुसोगे, वो रहेगी जरूर। ठीक है, जो तो, औरत है। जी जी, तो क्या ये मर्दों से नाइंसाफी नहीं है? अब देखिए जब तक जी जी, अब तो कोर्ट अतुल सुभाष के केस की बात से तो थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखने हालत बदलेंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखने लग गई है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से मर्दों के फेवर में कोई कानून नहीं आया, जबकि होना चाहिए। लॉ कमीशन को इस बारे में अब सोचना चाहिए, वक्त बदल रहा है और उस हिसाब से लॉ भी चेंज होने चाहिए, नए लॉज आने चाहिए, क्योंकि 125 CRPC हो गया, 498 हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, तीनों औरतों के फेवर में है। अच्छा, ये बताइए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की हम बात कर रहे हैं, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में फ़र्क तो बता दिया है, लेकिन एनी वुमेन का जिस तरह जिक्र किया गया है, अगर माँ के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो माँ भी अप्लाई कर सकती है, दरख्वास्त दे सकती है अपने बेटे के खिलाफ। जी जी, तो इस पर रोशनी डालें आप। जी, इसके मुतालिक जो हम एक जजमेंट लेके आए हैं, पूजा मेहता एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली हाई कोर्ट का अभी जजमेंट है 4 अक्टूबर 2024 का। ठीक है, इसमें क्या था, इस केस के जो फैक्ट्स थे कि देखिए सास ससुर जो थे वो अपने घर में रहते थे। अच्छा। घर उनका ही था, उन्होंने ही खरीदा था, उन्होंने ही कोठी बनवाई थी, है ना। अब बेटा बहू जो थे उनके बच्चे भी थे। सास ससुर को तो एक कमरे में, जैसा होता है अमूमन कि जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो सास ससुर को एक कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, जबकि घर उन्होंने ही बनाया होता है, महदूद हो जाते हैं। हाँ, तो वो बेचारे एक कमरे में उनको डाल दिया और पूरा घर छेक लिया बेटा बहू और उनके बच्चों ने, है ना, जबकि 6 कमरे थे उस कोठी में। ठीक है,
अच्छा, धीरे धीरे करके जो सास ससुर का जो अपने टाइम का बना हुआ एंटीक फर्नीचर और ये सब चीजें थी वो सब भी उन्होंने मिसएप्रोप्रिएट कर ली, अपने लिए रख ली यूज के लिए, और सास ससुर केवल एक कमरे में होके रह गए। अब इन बातों से बहुत परेशान हुए तो सास ने कई बार, ससुर तो बेचारे क्या ही बोलते, सास ने कई बार जो था बेटे बहू दोनों को बोला कि भाई तुम लोग निकल जाओ, अपना अलग घर ले लो, अपना जैसे चाहो रहो, ये घर हमने खरीदा था, हमारे शौहर ने बनवाया था, तो हम यहाँ पे रहेंगे और अपनी तरह से रहेंगे, और जो हमारा पुश्तैनी सामान है वो यहाँ पे छोड़ जाओ। उन्होंने ऐसा नहीं करा। बहू जो थी वो जाती हैं, उन्होंने जो था डोमेस्टिक वायलेंस में भी डाल दिया। अच्छा, हाँ, फटाफट डोमेस्टिक वायलेंस में प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले लिए उन्होंने कि सास पे झूठे एलिगेशन लगा के, है ना, कि सास ससुर उल्टा मुझे तंग करते हैं। एक तो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लिया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने ले लिया रेजिडेंस ऑर्डर कि मुझे भाई मुझे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है रेजिडेंस ऑर्डर का जो है प्रोविजन सेक्शन 90 में मुझे फैसिलिटी दी गई है। अच्छा। तो इसलिए कोर्ट ऑर्डर कर दे, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया रेजिडेंस ऑर्डर का। अब इधर क्या है, अब सास थी, उनको लगा कि घर मेरे शौहर ने बनवाया है, कोठी हम लोग की बनवाई है, तुम सिर्फ एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऑर्डर लेकर आ गई और उसके तहत जो है वो रेजिडेंस ऑर्डर उसमें क्लेम कर रही हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना राइट अवेल करा, उन्होंने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में जो कंसर्न डीएम के आगे एप्लीकेशन डाली जाती है उसमें उन्होंने डाल दिया कि भाई ये मेरे बेटा वो मुझे तंग करे जा रहे हैं, इनको घर से निकाला जाए, अलग करा जाए, इविक्शन करा जाए। डीएम ने, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है, डीएम ने तुरंत ऑर्डर कर दिया क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लेने के लिए कहा गया है ना। डीएम ने तुरंत ऑर्डर कर दिया, पुलिस वाले आते हैं, इनको बेटा बहू को निकालने लगते हैं। अब बेटा बहू जो होते हैं वो जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट अपील में, ठीक है, वहाँ पे वो डालते हैं पिटीशन और उसमें वो यही बात कहते हैं कि जो इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस में, जबकि मुझे सेक्शन 90 में रेजिडेंस ऑर्डर लेने का हक है, मुझे उस घर में रहने का हक स्टैट्यूट की तरफ से मिला गया है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है, और फिर भी मुझे सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू डीएम ने ऑर्डर करके और निकाल दिया है कि भाई घर इनका है सास ससुर का, तो इस करके निकाल दिया, जबकि ज्वाइंट फैमिली में तो हम लोग इतने सालों से साथ में रह रहे हैं जो कि एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ आती है एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि कौन सा एक्ट ज्यादा ऊपर है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बहू का राइट ऊपर है या सीनियर सिटीजन एक्ट में सास ससुर का राइट ऊपर है ना, कौन सा आता है। तो इसको बड़ा अच्छे से इवैल्यूएट करा है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है फिर वो कहते हैं कि इस एज पे जो है बूढ़ी सास को, ससुर को, जिन्होंने खुद ये घर बनाया है, तो उनको तो हम निकालने का नहीं ऑर्डर कर सकते हैं, और सर्टेनली सीनियर सिटीजन्स में जो एक्ट में जो राइट्स हैं माँ बाप के, वो डोमेस्टिक वायलेंस से ऊपर प्रिवेल करेंगे। उसके बाद जो है फिर वो ऑर्डर कर देते हैं कि सास ससुर तो उसी घर में रहेंगे, बट एक बीवी की जिम्मेदारी जो होती है सबसे पहले अपने शोहर पे होती है। तो शोहर को हम ये डायरेक्शन देते हैं, जो कि इसमें पिटिशनर नंबर 2 बने हैं, तो उनको डायरेक्शन दे दिया कि आप अपनी बीवी के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये कहा गया है कि यदि शेयर्ड हाउस होल्ड में कोर्ट उनको नहीं रख पा रही है ना, तो डायरेक्शन देगी उस मेल पर्सन को जिसका वो घर है, जो शोहर है या जो भी बड़ा है, उनको ये डायरेक्शन दिया जाए कि आप अल्टरनेट अकोमोडेशन, यानी कि दूसरा घर इनको लेकर दो किराए का। अगर खरीद के दे रहे हो अच्छी बात है, नहीं तो किराए का भी दे रहे हो तो किराया आप पे करेंगे पर मंथ इस डेट को इनके अकाउंट में। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर करा उनको कि बहू के लिए जो आपका बेटा है, यानी कि शौहर जो है, हाँ, जो शौहर है उनका, वो एक अल्टरनेट घर किराए पे लेके देगा या खरीद के दे, जैसा वो ठीक समझे। अगर किराए पे दे रहा है तो पर मंथ जो है किराया वही पे करेगा। अगर वो नहीं पे करेगा तब उसमें एब्सेंस में जाकर जो है तब सास ससुर पे आएगा कि ठीक है वो किराया दे दिया करेंगे, लेकिन घर में आप दोनों नहीं घुसेंगे। तो इस तरह से उनको अलग निकलने के डायरेक्शन दिए है। अच्छा, एक बात नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स की बात वकील साहबा ने की है, तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे शहर हो या हमारे मुल्क में या हमारी रियासत में ऐसे कई बुजुर्ग यहाँ बीवी हैं या शहरी हैं जो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि दिन यानी उम्र भर की जो कमाई होती है, एक बाप एक माँ बहुत ही पर यानी मुसीबतों से घर बनाते हैं, और उस घर पर अगर बहू और बेटा कब्जा कर लेते हैं और माँ बाप को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखते, उनके अद्वियात का ख्याल नहीं रखते, उनके मेडिसिन का ख्याल नहीं रखते और उनकी खुशियों का ख्याल नहीं रखते, तो फिर समझिए कानून में ये गुंजाइश है कि आप अपनी जो जायदाद है, जो आपने अपने बच्चों के नाम कर दी है, बेटों के नाम कर दी है, उन नाखल्फ बेटों से अपनी जायदाद दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात, जैसा कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में एक मिसाल भी पेश की है, लेकिन आप ये बताइए कि ये एक तो माँ की बात हो गई है, अब बहन की भी बात आती है, एक बहैसियत खातून। जी, इसमें जो है अगर मान लीजिए जैसे अब एक फैमिली ले लीजिए, जैसे हम अपना
एक जानकारी का इंसिडेंट वाकया जो है आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट होते थे, ठीक है, अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी, उन्होंने दिल्ली में अच्छी कोठी खरीदी, बड़ा अच्छा घर बनवाया, उनका ओल्ड एज होती इंतकाल हो जाता है, अच्छा। है ना, मुस्लिम ही थे, और जब इंतकाल हो जाता है तो उनके पीछे उनके बचती है, वाइफ बचती है, जी जी, बेवा है, ठीक है, उनकी बेटी जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है मेजर है वो, लेकिन कॉलेज में पढ़ रही है, और उनके बेटा बचता है, ठीक है, एक बेटा और भी था लेकिन वो अलग पहले से ही रह रहा था, ठीक है, तो ये बेटा बचते हैं। अब क्या होता है कि बेटे की शादी होती है ना, बहू आ जाती है, बहू और ननद बे यानी कि जो उनकी बेटी थी, इनमें आपस में नहीं पटती, अच्छा अच्छा, तो बेटा वो जो बहू होती है हस्बैंड के कान भरती कि किसी तरह से ना ननद को या तो हॉस्टल में डाल दो या निकाल दो या अलग किराए का कमरा लेके रख दो, वो इसमें नहीं रहेगी। अब रोज रोज के झगड़े बढ़ते हैं, यहाँ तक कि बहू बेटा जो होते हैं वो साफ कह देते हैं कि माँ तो चूंकि खामोशी से रहती है तो हम माँ को तो रख लेंगे साथ में, तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम्हें तो वैसे ही कल को शादी होकर दूसरे घर जाना है और रोज के झगड़े होते हैं, इसलिए तुम ये घर छोड़ के जाओ, नहीं भी जाओगे तो हम तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे। वहां तक की बात पहुंच जाती है मारा पीटी तक के। नतीजा ये होता है वो 100 नंबर डायल करती हैं, पुलिस आती है, खैर उनको जो इंजरीज आई थी मारा पीटी में, जो बहन को पीट दिया था दोनों ने मिलकर, तो मेडिकल कराती हैं, जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का पुलिस की ड्यूटी है, वो उनको मेडिकल कराती हैं, थोड़ा राहत देती हैं, फिर उनको उनके राइट्स के बारे में अवगत कराती हैं कि आप ऐसे कर ले, तब डोमेस्टिक वायलेंस का बताती हैं वो। अच्छा। फिर वो कोर्ट जाती हैं, फिर वो सेक्शन 12 में एप्लीकेशन एरिया मैजिस्ट्रेट में प्रोटेक्शन ऑफिसर के हेल्प से वो डालती हैं, उसमें रेजिडेंस ऑर्डर बेटी क्लेम करती है, अच्छा, कि ये जो घर है, ये कोठी जो है मेरे बाप ने बनाई है, तुम बहू हो, तुम आज शादी होके आओगे, है ना, तो जहां मैं बचपन से पैदा हुई पढ़ी बढ़ी, तो एकदम आप इस तरह से मुझे नहीं निकाल सकते, और ये वाकया भी निकालने का रात में आया, ठीक है। तो फिर जो था, फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई जो है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लिखा हुआ है साफ साफ किएगा, उन्होंने मारा पीटी करी है भाई भाभी ने, ठीक है, तो उसमें औरत के खिलाफ तो वो नहीं कहेंगे कि निकल जा घर से, लेकिन कोर्ट को पावर है कि जो मेल पर्सन है वो क्लियर कट डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप जाके दूसरे घर में रहोगे, अलग घर में, लेकिन जो वुमेन है वो इसी घर में रहेगी। तो कोर्ट ने रेजिडेंस ऑर्डर बेटी के हक में फेवर में पास करा। हाँ। बेटी आज भी अपनी माँ के साथ में उसी घर में रह रही हैं। नतीजा ये हुआ कि जो बेटे बहू थे जो जाति कर रहे थे वो दूसरे किराए के घर में शिफ्ट होकर रह रहे हैं। बहुत ही प्यारी बात आपने कही है और मैं समझता हूँ कि ये वाकया इबरत के लिए भी है कि दूसरे जो लोग हैं, खासतौर पर आप देखेंगे अगर आप अपने बहन का हक मार खा रहे हैं या भाई का हक मार खा रहे हैं, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि जो बहू आ जाती है तो फिर घर बिखर जाता है, ये कहा जाता है, लेकिन कई ऐसे बहुओं की मिसालें दी जा सकती है जो घर को बसाती हैं, घर के लिए बेटी बनकर आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कुरान और सुन्नत पर अगर आप अमल कर लें तो कामयाब है, अगर आप नहीं करेंगे तो इस तरह के मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि दीन इस्लाम में वाज़े तौर पर बाप के हुकूक, माँ के हुकूक, वालिदैन यानी बच्चों के हुकूक, बेटों के हुकूक, बेटियों के हुकूक, बहनों के हुकूक, भाइयों के हुकूक तमाम वाज़े कर दिए गए हैं। लेकिन एक बात यह है कि आज हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है क्या हम अपने मज़हब से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। तो बहरहाल मोहतरमा फिजानी हुसैन से हम एक और सवाल करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि आज हमारे जो माशरे में ख़वातीन हैं, ख़ासतौर पर आप देखेंगे क्या गरीब ख़वातीन ले लें या फिर लोअर मिडिल क्लास लें या अपर मिडिल क्लास लें, उन्हें क़ानून के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि क्या आप ये महसूस नहीं करती कि हमारे जिस तरह इदारे हैं उनकी जानिब से काउंसलिंग का एहतमाम किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारी बहनें हैं और अगर आप तो मर्द भी इक्वली सफ़र कर रहे हैं, तो जो भी इस तरह के लोग हैं जिनको कि कोई लीगल हेल्प नहीं मिल पा रही है, कानूनी मदद नहीं मिल पा रही है, सो हमारा ऑफिस जो है हमेशा खुला रहता है ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। वो जब चाहे आके हमसे फ्री काउंसलिंग, फ्री लीगल कंसल्टेशन आराम से ले सकते हैं, यानी मर्द और ख्वातीन दोनों, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जो लोअर तबका है उसमें बेचारा अगर रिक्शे वाला है सपोज वो अगर ज्यादती से रहा है, सब्जी वाला है वो ज्यादती से रहा है ना, तो उनको भी उतनी ही लीगल हेल्प की जरूरत है, उनको भी उतनी ही मदद की जरूरत है। आजकल जो है जेंडर न्यूट्रलाइज जमाना आ गया है, सो आई एम रेडी टू हेल्प बोथ ऑफ देम। जो भी है इस तरह से जिनको किसी भी तरह की कानूनी मदद नहीं मिल रही है या अपने कानूनी हक के बारे में जानना है, जो भी उनकी रेमेडीज हैं, राइट्स हैं, सो मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, स्पेशली वो औरतें जिन अनएजुकेटेड हैं, जिनको अपने ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली है, जिनको अपने राइट्स के बारे में इतना पता नहीं है, तो वो अगर आना चाहें तो हमारे पास आएँ, फ्री काउंसलिंग कर सकती हैं, फ्री लीगल कंसल्टेशन उनको कर सकते हैं। और अगर
नहीं वो बिल्कुल अफोर्ड कर सकती तो उनका फ्री लीगल केस भी कर सकते हैं। हमारे दरवाजे जो है मर्द और खातिन दोनों के लिए खुले हैं लीगल हेल्प के लिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मोहतरमा फैज़ानी हुसैन का सवाल है, तो जैसा कि उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन कहाँ मदद करेंगे, किस मरकज़ पर मदद करेंगे, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि ये जो काउंसलिंग सेंटर है कहाँ पर कायम किया जाएगा। लेकिन आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये सेंटर कायम किया जाएगा और जो परेशान हाल है उनकी ज़रूर मदद की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।